मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास, लेसन नंबर 3 साइंस में जो हम जिसका नाम है धातु और अधातु। तो इसमें हम पीछे धातु के भौतिक तथा रासायनिक गुण, अधातुओं के रासायनिक गुण, अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। और पिछली वीडियो में आपको अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में समझा दिया गया था। इसमें एक पॉइंट रहता है सक्रियता श्रेणी, कि किस धातु की सक्रियता कितनी है, अर्थात सक्रियता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं उनसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि उनकी सक्रियता के आधार पर हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। आप लिस्ट में देख रहे हैं, पोटेशियम से लेकर के और एल्युमिनियम तक ये सब सबसे तेज़, जो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील ये धातु दिखाई गई हैं, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद है घटती हुई अभिक्रियाशीलता, अर्थात ये सभी Zn से लेकर के और सिल्वर तक ये कम अभिक्रियाशील धातु हैं। जब इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो ये इनकी अपेक्षा, पोटेशियम, सोडियम की अपेक्षा ये कम क्रियाशील धातु हैं। तो इनको हम जो हैं घटती हुई अभिक्रियाशीलता या कम क्रियाशील धातु कहते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन, तांबा, मरकरी, सिल्वर। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील अर्थात जो पदार्थों से सबसे कम अभिक्रिया करता है वह धातु है गोल्ड, सोना। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो हम इस समझ सकते हैं कि इसकी सक्रियता के आधार पर या इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। आप देख रहे हैं, जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले जो हम बुक से पढ़ाते रहे थे वो बुक जो थी दूसरे राइटर की थी, किंतु अब NCERT की बुक मिल चुकी है, इसलिए NCERT की बुक से ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को अपनी बुक से क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चनों को मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? देखिए, सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। अभी आपने लिस्ट में देखा होगा, सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है और ये तुरंत वायु के संपर्क में, अगर इसको हम खुली रख दें तो वायु के संपर्क में आने पर तुरंत यह भी क्रियाशील हो जाती है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। पहले कपड़े को केरोसिन में डुबोया जाएगा, उसके बाद उसके अंदर सोडियम पीस डाला जाता है। तो इस कह सकते हैं कि जिससे मिट्टी का तेल या केरोसिन जो ऑयल है ये ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं घुसने देता, अर्थात ऑक्सीजन इससे दूर रहती है और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सोडियम जो है सुरक्षित रखा रहता है। और अगर इसको खुली वायु में रख दें तो इसमें तुरंत आग लग जाती है। किसी भी चीज़ से के टच में आने पर सोडियम आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो करके ही रखा जाता है। तो इस तरीके की ये अभ्यास हैं। इस अभ्यास को आप पूरा अपनी कॉपी में करेंगे और अपनी बुक से देखेंगे। कुछ बच्चों पे हेल्पिंग बुक होगी, गाइड से भी आप देख सकते हैं और इनको करने का आप थोड़ा प्रयास करेंगे। इससे आगे धातुएं, नेक्स्ट पॉइंट है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। बच्चों, अभी आपने पढ़ा है कि धातुएं जो हैं कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। तो वे अपनी इस सक्रियता के गुण के आधार पर ही अभिक्रिया करती हैं। धातुओं के रासायनिक गुण में, अधातुओं के रासायनिक गुण में आपने पढ़ा होगा कि धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, धातुएं जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातुएं जो हैं लवणों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो ये सब धातुएं अपनी क्रियाशीलता के आधार पर जो हैं अभिक्रिया करती हैं। और ये भी बात इसमें आप समझ सकते हैं कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट जो गैस होती हैं ये किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं कर पाती। उत्कृष्ट गैस को बोलते हैं निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस, जैसे कि इनके नाम से ही आप समझ रहे हो कि निष्क्रिय गैस वे गैस होती हैं जो किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं कर पाती, क्योंकि वे सैचुरेट होती हैं। उनकी जो लास्ट की कक्षा है
वे अभिक्रिया बहुत कम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि आप इस लाइन को समझ सकते हैं कि संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं, और उनका संयोजकता कोष पूर्ण होता है। उनका जो सेकंड नंबर है, आगे आप पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो दूसरी कक्षा है वो पूर्ण है, उसे किसी प्रकार के आयन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए किसी प्रकार के आयन उसको जो है अणुओं की आवश्यकता नहीं होती, वो पूर्ण होते, इसलिए वो किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं कर सकती। तो हम इसको देख सकते हैं इसमें, जैसे सोडियम धातु है, आप नेक्स्ट पेज पर इसका पढ़ेंगे। उत्कृष्ट गैसें हैं, धातुएं हैं, अधातुएं। उत्कृष्ट गैसें में आता है हीलियम, नियॉन और आर्गन। धातुओं में आता है सोडियम से लेकर के कैल्शियम। अधातुओं में आता है नाइट्रोजन से लेकर के क्लोरीन। यहाँ पर इनकी परमाणु संख्या दिखाई गई है। परमाणु संख्या हीलियम की कितनी होती है? 2 होती है। नियॉन की कितनी होती है? 10 होती है। आर्गन की होती है 18। ऐसी सोडियम की 11 होती है। मैग्नीशियम के, ये इनका परमाणु क्रमांक है, मैग्नीशियम के 12 होती है। एल्युमिनियम की 13 होती है। पोटेशियम की 19, कैल्शियम की 20 और नाइट्रोजन से लेकर के क्लोरीन की, इस तरीके से ये सारे परमाणु संख्या दिखाई गई है। और ये जो परमाणु संख्या इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो सबसे अंदर की जो कक्षा होती है K होती है, उससे बाहर की कक्षा L होती है, उससे बाहर की कक्षा M होती है, उससे बाहर की कक्षा N होती है। जब आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे अंदर की जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का होना बेहद ज़रूरी है। जो सबसे अंदर की कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है, जिसको हम K बोलते हैं। जो उससे बाहर की कक्षा है जिसको L कहा जाता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। M में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, 18 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरी होता है। जैसे आप समझ रहे हैं कि K बाहर की कक्षा K, अंदर की K, उससे दूसरी कक्षा L, उससे तीसरी कक्षा M। तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का होना, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन का होना और M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन का होना बेहद ज़रूरी है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे तो हीलियम का कितना होता है? 2। ये इसकी अक्रिय गैसें हैं। ये इसमें आपको इनको देखने से, समझने से पता चलेगा कि क्यों नहीं अभिक्रिया करती हैं, क्यों सबसे अधिक करती हैं और क्यों सबसे कम करती हैं। तो जो निष्क्रिय गैसें हैं ये इसलिए अभिक्रिया नहीं करती कि इसके अंदर एक कोष होता है K, और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, सैचुरेट होता है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का ही होना जरूरी है। नियॉन के अंदर 10 होता है, सबसे अंदर की कक्षा में 2 और बाह्यतम कक्ष में 8। ये भी पूर्ण है। इसको और आयन की जरूरत नहीं है। आयन की जरूरत नहीं है तो ये अभिक्रिया ही नहीं कर सकती, लेकिन ये निष्क्रिय रहती हैं। कैसी रहती हैं? निष्क्रिय। आर्गन 2, 8, 8। पहली कक्षा में 2 हैं, दूसरी कक्षा में 8 हैं, तीसरी कक्षा में 8 है। पूर्ण है, कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इनको आयन लेने की आवश्यकता है ना ही देने की, तो पूर्ण है। क्योंकि ये अभिक्रिया ही नहीं कर सकती, इनको आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। सक्रियता के आधार पर अभी आपने पढ़ा था, सबसे क्रियाशील होती हैं। क्यों होती हैं इसको भी आप समझ सकते हैं सारणी से। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कितना होता है बच्चों? 11। उसकी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। उससे दूसरी कक्षा में कितने? 8। उससे तीसरी कक्षा में कितने होते हैं? 1। अब 1 को 60 करने के लिए 7 आयनों की आवश्यकता है, इसलिए सोडियम को हम बहुत अधिक क्रियाशील धातु कह सकते हैं, क्योंकि इसको 7 आयन पूरा करने के लिए बार बार अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। और सभी आप सोडियम से लेकर के कैल्शियम तक देख रहे हैं, सभी जो धातुएं ऐसी हैं जिनको अभी आयनों की आवश्यकता होती है। इसके बाह्यतम कक्ष में 1 है, इसको भी आवश्यकता है। 2 है, 2 को भी आवश्यकता है। पूर्ण इसे 8 करना है पूरा। इसमें 3 में भी 3 है तो इसे भी आवश्यकता है। इनकी तीसरी कक्षा भरी हुई है 8, किंतु चौथी कक्षा में फिर कमी हो गई है, 1 है, 2 हैं। तो इस प्रकार इनको अपने आयन की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये कम क्रियाशील होती हैं अधातुएं जो हैं, नाइट्रोजन से लेकर के क्लोरीन तक। और कम क्यों होती हैं? क्योंकि जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे तो इसकी 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, अर्थात 3 ही, सिर्फ 3 आयनों की कमी है, तो 3 ये आसानी से अभिक्रिया करके ले लेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन में 2 की कमी है, फ्लोरीन में 1 की कमी है, फास्फोरस में 3 की कमी है, 2 की कमी है, 1 की कमी है क्लोरीन के अंदर। तो हम समझ सकते हैं
कि जिन पदार्थों को, जिन धातुओं को ज़्यादा आयन की आवश्यकता होती है अपनी इलेक्ट्रॉनिक संख्या को पूर्ण करने के लिए, अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए, वो अधिक क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। Na का परमाणु भार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 2 8 1, क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम का 11 होता है, उसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे अंदर की कक्ष, उससे बाहर के कक्ष में, तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। KLM, M में जो है 1 होता है। अब एक इसको तुरंत 7 की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? 7 की। और ये Na जब Cl से क्रिया करता है, Na जब Cl से क्रिया करता है तो अब Cl की बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। अब आप समझ लीजिए, तो 7 तो ये Na को दे देगा, 7 तो ये Na को देगा, तो इसके तो बाह्यतम कक्ष में हो जाएंगे 8, और एक Na जो है 1 Cl को दे देगा। क्या समझे बच्चों? 1 इसे दे देगा, तो दोनों की बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और पूर्ण अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और बहुत तेज़ी से ये अभिक्रिया होती है कि Na + Cl = NaCl। Na ने, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, Cl ने 7 इलेक्ट्रॉन Na को दे दिया और तुरंत जो है अभिक्रिया हो गई। ऐसी अभिक्रियाओं को हम तेज गति से होने वाली अभिक्रियाएं या अधिक सक्रिय अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका और आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे Mg का उदाहरण है। MgCl2 से क्रिया करता है, MgCl2। Mg का जब आप देखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, इसको 6 की आवश्यकता होती है बच्चों, इसमें 7 की आवश्यकता होती है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा हो जाएंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन इससे साझा हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो सक्रिय धातुएं हैं वो तेज गति से अभिक्रिया करके लवणों का निर्माण कर देती हैं। आयनिक यौगिक, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक गुणधर्म के बारे में जानने के लिए आइए निम्न थोड़ी बातचीत करते हैं। कुछ काम पॉइंट के बारे में समझना जरूरी होता है। आयनिक यौगिकों गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक कौन से होते हैं? वे आयनिक यौगिक जो धातु से मिलकर के बने होते हैं। वे आयनिक यौगिक, वे यौगिक जो धातुओं से मिलकर के बने होते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl, NaCl में क्या है? NaCl, सोडियम और क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इनके गलनांक दिए गए, ये इनके क्वथनांक दिए गए। इनकी प्रकृति कैसी होती है? धन होते हैं, धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं। ये सभी इसके बारे में आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे, इन क्वेश्चनों को आप इसी एक्सरसाइज से पूरा करेंगे। 2 क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हैं, पहले में 3 खंड है, दूसरा क्वेश्चन है। इनको आप आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो इसको आप इसमें से बुक से अपने का देख सकते हैं कि इनका गलनांक अधिक क्यों होता है। और कोई कारण नहीं है। गलनांक अधिक इसलिए होता है क्योंकि बहुत मजबूत होती हैं। उनको तोड़ने के लिए, इनके आयनों को तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा की ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इसलिए इनके गलनांक अधिक पाए जाते हैं। धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है? धातुएं जो हैं मुख्य स्रोत जो भूमि होती है, ज़मीन जो होती है, उसी से ही हमें धातुओं की प्राप्ति होती है। समुद्री जल से भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपरपटी अर्थात पृथ्वी से ही प्राकृतिक के रूप में ज़मीन के नीचे इसके स्रोत पाए जाते हैं, जिनको हम खनिज कहते हैं। और कुछ स्थानों पर खनिजों में कुछ विशेष धातु निकलती हैं, उनका निष्कर्षण होता है और ये बहुत अधिक लाभकारी होती हैं। इन खनिजों को अयस्क भी कहते हैं। तो यहीं से हम खनिजों के साथ साथ धातुओं को भी प्राप्त करते हैं। धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, अर्थात धातुओं को हम शुद्ध कैसे करते हैं? धातु मिल तो जाती हैं, अभी आपने पढ़ा है ज़मीन से मिलती हैं, समुद्र से मिलते हैं कुछ लवण, तो किंतु इनको हम शुद्ध कैसे करें, इन चीज़ों की जानकारी आपको इसमें है कि धातुओं को शुद्ध कैसे किया जाता है। क्योंकि ज़मीन से जो धातुएँ मिलती हैं ये एकदम अशुद्ध मिलती हैं और इनको तैयार करके, खोद करके, ज़मीन से निकाल करके, खुदाई के द्वारा, खनन के द्वारा
इनको फिर जो है अच्छे ढंग से शुद्ध किया जाता है, जिसमें विद्युत अपघटन किया जाता है, कार्बन के उपयोग से किया जाता है, प्राकृतिक अवस्था में किया जाता है। तो इस तरीके से हम इनको धातुओं को के निष्कर्षण को शुद्ध करते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण, जो ज़मीन से हमें खनिज अयस्क मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं, पृथ्वी से मिलते हैं, मिट्टी है, रेत आदि कई अशुद्धियाँ इसके अंदर होती हैं, इनको कैसे हम अलग करें, इसको कहते हैं हम धातुओं का निष्कर्षण। या धातुओं का निष्कर्षण से पहले अयस्कों की अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है और इनको इनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तकनीकी विधि से इनमें से जितना भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं उन सभी को अलग किया जाता है तकनीकी से या किसी टेक्निकल से। इन सभी धातुओं के जितने भी पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, उनको अलग किया जाता है, उसको कहते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता की श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं, जैसे गोल्ड, सोना आपको बताया था कि ये सक्रियता की श्रेणी में सबसे नीचे धातु है, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत कम सक्रिय होती है और ये अधिक अभिक्रियाशील नहीं होती। इसके अतिरिक्त और भी धातुएं हैं, जैसे सिनाबार है, मरकरी है, इनको सभी को गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित कर दी जाती हैं। अधिक गर्म करने मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में ये अपचयित हो जाती हैं। इस प्रकार से ये सभी जो हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, जिससे हम इन धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं। बच्चों, ये लेसन अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे आगे जो ये मैंने आपको दिया है सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, इससे आगे की वीडियो कल आपको भेजी जाएगी। आप वीडियो देखते रहें, किंतु जब मैं आपकी YouTube पर चेक करता हूँ कि कितने बच्चों ने वीडियो देखी है तो उसमें पता चलता है बहुत कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए आप इनको वीडियो को देखते रहें, बुक के साथ आप पढ़ते रहें। जिन बच्चों पर बुक नहीं है उनकी पूर्ति करें और ऐसा काम करें, अगर नई बुक नहीं मिलती है तो पुरानी बुक लेकर के आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकते हैं। थैंक यू।